हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्रिया पढ़ेंगे और क्रिया का जो है पार्ट 1 मैंने डाल दिया था और हम तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट की। एस्टेट के लिए मैंने एक विशेष तौर से 10-15 दिन के लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है। जैसे कि अभी आज 21 तारीख हो चुकी है तो 9 दिन यहाँ बचते हैं और 5 दिन मैं उस महीने के मानकर चलती हूँ, क्योंकि 7 और 8 दिसंबर को तो पेपर ही है। तो 15 दिन मान के चलती हूँ और 15 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं सोचती हूँ कि इन दिनों में मैं ज़रूर कवर करवा दूँ। तो पार्ट 1 मैंने अभी दोपहर से में डाला था क्रिया का, और मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि आज के दिन में मैं क्रिया वाला टॉपिक जो है पूरा करवा दूँ, क्योंकि TGT PGT एस्टेट में एक प्रश्न तो कॉमन हिंदी में पूछा जाता है, और अगर हिंदी विषय वाले स्टूडेंट की बात करूँ तो यहाँ से 2 प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। यानी कि 2 प्रश्न का मतलब है कि कॉमन हिंदी 15 नंबर की आती है और आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60 नंबर का जो पूछा जाता है उसमें भी हिंदी व्याकरण आपका पूछा जाता है। तो कई जगह पर आपको इसका फायदा होने वाला है। अब जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जैसे कि यहाँ से बताया था कि आपको कौन कौन से जो शब्द हैं उनका आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और फिर जैसे कि ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधा तौर पर व्युत्पन्न धातु को नाम याद रख के आपको 2-4 शब्द याद रखें तो आप देखते ही सेंटेंस में पहचान जाएंगे। नाम धातु में इस तरीके के एग्जाम्पल 2-4 याद रखें, ठीक है। और अब मैं शुरू करने वाली हूँ क्रिया कर्म के आधार पर। अभी तक मैंने आपको क्रिया बताई, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद बताए। क्रिया 2 प्रकार की होती है, यौगिक क्रिया और मूल क्रिया। मूल क्रिया के अंतर्गत हमने धातु पढ़ा, जैसे कि यहाँ पर बता देती हूँ, हमने मूल क्रिया पढ़ा। मूल क्रिया के अंदर हमने धातु के 5 प्रकार पढ़े और अब हम यौगिक क्रिया पढ़ रहे हैं, और यौगिक क्रिया के अंदर भी सबसे पहले कर्म के आधार पर हम क्रिया को पढ़ेंगे। तो अब देखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और इसमें अधिकांश बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। और ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि एक सेंटेंस दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए कि इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया का किस प्रकार का भेद है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद करें तो 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया फिर से 2 प्रकार की हो जाती है। पहले ये देखिए कि सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक आप इसके नाम से ही समझे कि कर्म सहित, मतलब जिसमें कर्म होता है, जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं। मतलब जिस क्रिया का कर्म होता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब परिभाषा तो आपने खूब पढ़ी है, पता नहीं कितनी बार पढ़ी है। अब इसके लिए ना आपको एक ही अक्षर ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है कि दीपिका ने पत्र लिखा। अब यहाँ पर आपको क्या से प्रश्न करना है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि कर्म क्या होता है तो यहाँ पर देखो एक सेंटेंस है कि दीपिका ने पत्र लिखा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। दीपिका ने पत्र लिखा, तो दीपिका ने लिखा, लिखने वाला कौन है, ये आपका इस वाक्य की अगर बात करूं तो ये इस वाक्य का कर्ता है। लिखना क्या है, इसकी क्रिया है। ने क्या है, एक उपसर्ग है, वो विभक्ति है, मतलब कारक चिन्ह है, एक कारक चिन्ह है, ठीक है, एक कारक चिन्ह है। और पत्र बच गया तो ये क्या है, इस वाक्य का कर्म है। तो जिस वाक्य में कर्म है, कार्य को करने वाला कर्ता होता है। लिखने का कार्य कौन कर रहा है, दीपिका कर रही है, तो दीपिका इस वाक्य की कर्ता है, ठीक है। कर्ता आपको समझ में आ गया। अब आपको कर्म का पता लगाना है कि इस वाक्य में कर्म क्या है, तो आप क्या से प्रश्न करेंगे, कौन से प्रश्न नहीं करना है, कौन से प्रश्न नहीं करना है, आपको क्या से प्रश्न करना है कि क्या लिखा, पत्र लिखा। अगर क्या का जवाब आता है वाक्य से तो समझ लो उसमें कर्म है। नेक्स्ट जैसे देखेंगे, राधा ने रोटी खाई, तो राधा इस वाक्य की कर्ता है। ने यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है, खाई यहाँ पर क्रिया है। तो क्या खाई, रोटी खाई, तो ये दोनों क्या हैं, कर्म है। तो यानी कि इस क्रिया में कर्म है और कर्म भी आपको एक ही कर्म दिखाई दे रहा है, तो एक कर्मक क्रिया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर पता चल गया होगा कि सकर्मक क्रिया किस प्रकार की होती है और अकर्मक क्रिया किस प्रकार की होती है। क्या से जवाब करने पर जो उत्तर आता है आपका वही कर्म होता है। जैसे राम साइकिल चलाता है,
राम साइकिल चलाता है। तो मैं पूछूं कि साइकिल चलाना, चलाना क्या होगी, क्रिया होगी, राम इसका कर्ता हो गया, और चलाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, साइकिल पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर कर्म है। चलेगी, चलेगी तो इसका चलना का प्रभाव, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ये मत समझना कि कर्ता, कर्ता तो काम को करने वाला होता है, साइकिल चला रहा है, लेकिन चलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, साइकिल पर। लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा था, पत्थर पर। खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा था, रोटी पर। तो ये सारा क्या है, यहाँ पर कर्म है। दूसरा सेंटेंस आता है अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, जहाँ पर वाक्य में आपके पास कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए पक्षी कर्ता है और उड़ना क्या है, क्रिया। अब ये क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ध्यान से देखना। क्रिया का प्रभाव आकाश पर तो पड़ नहीं रहा है, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पक्षी खुद ही उड़ रहे हैं। तो पक्षी खुद उड़ रहे हैं तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो जहाँ पर कर्ता पर प्रभाव पड़े तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, मतलब उसमें कर्म नहीं होता है। ध्यान से देखिए, उड़ना क्रिया है और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि राधा हंसती है। एक और वाक्य देखिए, राधा हंसती है या मोहन सोता है, राधा हंसती है। हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राधा पर पड़ रहा है। यहाँ से प्रश्न करें कि क्या हंसती है, तो उसका उत्तर राधा नहीं है। क्या हस्ती से क्या हस्ती है, यहाँ पर कोई जवाब आपके पास नहीं आ रहा। क्या उड़ते हैं, तो क्या से कौन कहता तो आप पक्षी कर रहे हैं, लेकिन कौन से प्रश्न नहीं करना है। क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही आपको क्या करना है, आपका कर्म होगा। लेकिन यहाँ पर अकर्मक की बात कर रहे हैं, तो जो देखो पक्षी खुद ही उड़ रहे हैं। थोड़ा सा अंतर इस प्रकार से मैं सेंटेंस को देखते ही समझा, जैसे राधा और रोटी, यहाँ पर दो चीज हैं, यहाँ दीपिका भी है और पत्र भी आपको दिख रहा होगा। तो दो चीजें हैं, तो इनमें ये कर्म है और ये कर्ता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात देखें तो पक्षी है और उड़ते हैं। पक्षी आकाश में तो उड़ते ही हैं, तो उड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पक्षी पर पड़ रहा है। जैसे कि मैं कहूँ सीता सोती है, सीता सोती है, तो इस तरीके की बातें होती है कि सोने का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है, सीता पर। सीता ही सो रही है, सीता ही हंस रही है, राम खा रहा है, पक्षी खुद ही उड़ रहे हैं। ठीक है, तो इन ऐसे वाक्यों में क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, किसी भी क्रिया में क्या और किसको से प्रश्न करने पर यदि प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वह उत्तर ही कर्म होता है, और वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो उस वाक्य की क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है कि नवल किताब पढ़ता है। यहाँ पर देखो पढ़ना क्या है, क्रिया है। पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किताब पर पड़ रहा है, क्योंकि पढ़ने वाला कौन पढ़ रहा है, तो कौन तो नवल, ये तो कर्ता आएगा, कौन से आपका कर्ता आता है। लेकिन क्या पढ़ता है, क्या का उत्तर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है आपका, किताब क्या है, ये कर्म है। तो ये क्रिया, ये पूरा वाक्य कैसा है आपका, सकर्मक इसमें क्रिया है। क्या पढ़ता है, क्या से उत्तर आया, किताब, तो सकर्मक क्रिया है। घोड़ा मैदान में दौड़ता है। अब दौड़ना क्रिया है और मैदान में घोड़ा दौड़ता है। देखो ये मैदान में तो है जरूर, लेकिन मैदान कोई वो नहीं है। अब ये पर दौड़ना क्रिया है और दौड़ने का प्रभाव सीधा किस पर, क्योंकि घोड़ा ही दौड़ रहा है, दौड़ने का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है, घोड़े पर पड़ रहा है, तो ये अकर्मक है। जैसे मैंने बताया था राधा हंसती है, मतलब खुद से जो काम खुद पर ही हो रहा है, जो काम हो रहा है वो अगर कर्ता पर हो रहा है तो वहां पर कर्म नहीं होता है। अब आप इन वाक्य से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक की पहचान आपको शायद अच्छे से हो गई होगी। अब सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा था कि इसमें एक कर्म है या दो कर्म है, एस्टेट में। यहाँ से एक बार पुराने पेपर उठाकर देखना। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक कर्म होता है, जैसे कि क्या से आप प्रश्न करेंगे तो क्या से उत्तर एक ही आता है, तो उसमें एक कर्म है कि क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। ठीक है, एक उत्तर आ रहा है तो एक कर्मक है।
और जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई? छात्रों को पढ़ाई। क्या और किसको से प्रश्न करेंगे? अगर दोनों के जवाब आ रहे हैं तो वहां पर आपके द्विकर्मक होते हैं। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब ये अध्यापक तो यहाँ पर कर्ता हो गया और छात्र और हिंदी क्या है? दो कर्म है यहाँ पर। क्या और किसको, क्या और किसको उसके प्रश्न करने से आपको कर्म मिल जाएंगे। अगर दोनों का जवाब आता है तो द्विकर्मक है। अगर क्या से प्रश्न आता है, एक जवाब आता है तो एक कर्म है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। बस आपको क्या करना है कि सेंटेंस ध्यान से रखना है कि द्विकर्मक में इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। दीपू ने सुनील को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा। दीपू ने मारा तो दीपू तो कर्ता हो गया। सुनील को थप्पड़ मारा, मारने का प्रभाव। अब देखो क्या मारा? थप्पड़ मारा। किसको मारा? सुनील को मारा। ठीक है, दो का जवाब आपको यहाँ से मिल रहा है। उसके बाद है एक बात मैंने यहाँ पर लिख रखी है, प्रत्यक्ष कर्म सजीव होता है और अप्रत्यक्ष कर्म क्या होता है? निर्जीव होता है। अब यहाँ पर देखो छात्र यहाँ पर और सुनील, ये आपको सजीव कर्म दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखो ये बात मैंने लिख रखी है, आपके मन में भी थोड़ी सी आई होगी कि जो प्रत्यक्ष कर्म है वो सजीव होता है। यहाँ पर देखो प्रत्यक्ष कर्म क्या है? सजीव है। तो जो छात्र और सुनील हैं ये प्रत्यक्ष कर्म है और दोनों सजीव हैं। थप्पड़ और हिंदी ये दोनों निर्जीव कर्म हैं। ठीक है, अब आता है अर्थ के आधार पर। अब यहाँ से एक प्रश्न सीधा गांठ बांध ले कि एस्टेट में ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। और इस प्रकार के वाक्यों को आप ध्यान में रखें कि अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो आपको क्या करना है? सीधा क्रियार्थक संज्ञा बताना है। ध्यान से देखें, अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद। एक क्रियार्थक और एक प्रेरणार्थक क्रिया, दो होती हैं। जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करने लगती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। क्रियार्थक संज्ञा, यहाँ पर नाम दे दिया संज्ञा, यानी कि जो क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की तरह व्यवहार करे तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। इनके नाम से पहचाने, नाम से। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। अब संज्ञा ज़्यादातर आप देखेंगे कि शुरू में ही होते हैं। जैसे किसी का नाम है, कर्ता है, तो कर्ता कोई संज्ञा ही होता है, तो ये शुरू में आती है। जो शुरू में ही आ जाए ना, जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या लाभदायक है? टहलना। क्या से आप जवाब दे रहे हैं तो क्रिया आ रही है टहलना, आपका क्या है? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है। अब देखो क्रिया के अंत में न आकर, ये दोनों चीजें टहलना, दौड़ना, ये जो क्रिया है, क्रिया अंत में न आकर वाक्य के बीच में आए और क्रिया के साथ ना प्रत्यय लगा होगा। क्रिया के साथ क्या लगा होगा? मतलब ये दौड़ना और टहलना ये दोनों क्या है? क्रिया हैं। दोनों क्या है? क्रिया। लेकिन क्रिया हमें लगभग वाक्य के अंत में मिलती हैं, लेकिन क्रियार्थक संज्ञा के अंदर जो क्रिया है वो आपको शुरू में मिलेगी या वाक्य के बीच में मिलेगी, वो अंत में नहीं मिलेगी। तो ऐसे वाक्य में जो क्रिया होती है वो क्रियार्थक संज्ञा होती है। और क्रिया के पीछे क्या लगा हुआ मिलेगा? ना प्रत्यय लगा हुआ मिलेगा। जैसे कि टहलना, टहल और ना, तो इसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है। दौड़ और ना, इसमें ना प्रत्यय है। तो ना प्रत्यय लगा हुआ हो और जहाँ पर क्रिया शुरू में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तो वहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा होती है। या ऐसी क्रिया जो संज्ञा के स्थान पर, अब ये क्रिया भी है लेकिन ये संज्ञा के स्थान पर आई हुई है, तो इसे क्या कहेंगे? क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। आप दो सेंटेंस याद रख लें कि टहलना स्वास्थ्य के लाभदायक है, सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है, मैम ने बताया था, और इस प्रकार के वाक्य हों तो क्रियार्थक संज्ञा हमें टिक करना है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये पीजीटी एस्टेट के लेवल का प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न एस्टेट में पूछे जाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जैसे जो क्रिया सामने वाले व्यक्ति से कराई जाए। जैसे मैं हूं और मेरे सामने मेरा बेटा या बेटी बैठी हुई है, ठीक है,
अब मैं खुद न करके उनसे करवाऊं, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे प्रथम प्रेरणार्थक, अब ये दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, ये क्रिया धातु में लाना आना जोड़कर बनाई जाती है। जैसे माँ आज खाने में चावल बनाना, अब बच्चे कह रहे हैं कि माँ से करवा रहे हैं, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। माँ आज खाने में चावल बनाना, मतलब बनाना, बन प्लस आना, बन क्या है धातु है और आना क्या है प्रत्यय है। माँ आज, इसमें आना और लाना जैसे प्रत्यय जुड़ते हैं, ठीक है। मतलब ये प्रेरणा ही तो दे रहे हैं, माँ आज खाने में चावल बनाना, मोहन तुम वहां जाकर मोहन तुम बुक उठाकर लाओ, ठीक है। ऐसे मोहन तुम बुक लेकर आओ, ऐसे कह देते हैं, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब देखो दोनों में अंतर समझना। द्वितीय प्रेरणार्थक, जो क्रिया किसी तीसरे व्यक्ति से कराई जाए, किसी तीसरे व्यक्ति से, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ये क्रिया धातु में वाना जोड़कर बनाई जाती है। जैसे माँ आज खाने में चावल बनवाना, मतलब माँ भी नहीं बनाएगी, माँ किसी और से ही बनवाएगी। एक तो बच्चे, एक माँ और तीसरा जो बनाने वाला है, मतलब क्रिया जो है किसी तीसरे से करवाई जा रही, ना यहाँ माँ क्रिया कर रही है, ना यहाँ बच्चे चावल बना रहे हैं, कि माँ से कह रहे हैं बच्चे की माँ आज चावल बनवाना, मतलब बनवाएगी तो वो किसी तीसरे से ही बनवाएगी। तो आप समझ गए होंगे, बन और वाना तो द्वितीय प्रेरणा है। ये यहाँ पर आप खुद है और फिर माँ है और कोई तीसरा बनाएगा, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और ये भी आप समझ गए, माँ आज खाने में चावल बनाना, तो यहाँ पर माँ ही बनाएगी, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक है। और ऐसे वाक्यों में ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, जहाँ कार्य खुद न करके किसी तीसरे से करवाए, जैसे बनवाना, वाना, दिलवाना, पिलवाना, मतलब रुलवाना, किसी उठवाना, इस तरीके के शब्द आए तो ये क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक है, ठीक है। आगे है, उसके बाद आता है क्रिया के अन्य भेद होते हैं। अब तीसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखना, ये मैंने आपको बताया था। देखो कर्म के आधार पर मैंने आपको बताया सकर्मक और अकर्मक। एक कर्म जिसमें एक कर्म होता है, द्विकर्म जिसमें, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई तो इसमें दो कर्म है। फिर मैंने कर्म के आधार, अर्थ के आधार पर बताया क्रियार्थक और प्रेरणार्थक। क्रियार्थक संज्ञा, मतलब जो क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा जैसा व्यवहार करे, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ऐसे वाक्य कौन से थे, क्रियार्थक संज्ञा। प्रेरणार्थक होता है एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक जिसमें कार्य किसी दूसरे से करवाया जाए, ठीक है। और इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक और एक द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक में तीसरे से काम करवाया जाता है, प्रथम प्रेरणार्थक में दूसरे से काम करवाया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं अन्य क्रियाएं, ठीक है, अन्य क्रियाएं। अब एस्टेट का फिर से एक चहेता प्रश्न आता है और अन्य क्रियाओं में आ जाता है सबसे पहले एक पूर्व का, अन्य क्रियाओं में एक तो पूर्वकालिक क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया। अब मैंने बताए थे संयुक्त क्रियाएं फिर से बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है और पूर्वकालिक क्रिया से भी प्रश्न पूछा जाता है। पूर्व मतलब पहले, जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये क्रिया धातु में कर जोड़कर बनाई जाती है, मतलब कर, जैसे राजीव नहाकर स्कूल जाता है। अब यहाँ पर दो क्रिया हैं, एक तो जाना और एक नहाना। तो पहले नहाया तो ये, और फिर स्कूल जाता है, तो जाता है ये सेकंड क्रिया है, और ये नहाना क्या था, नहाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो पहले वाली क्रिया को क्या कहेंगे, पहले ये काम हुआ, पहले वो नहाया फिर वो स्कूल जाता है, तो पहले नहाया, तो पहले क्रिया को क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। दीपू खाना खाकर सो गया। सो गया सोना क्रिया है, और खाना खाकर, खाया उसने, तो खाना खाया, तो ये खाकर ये पहली क्रिया है, ये पूर्वकालिक क्रिया है, और सोना
ये दूसरी क्रिया है, सेकंड क्रिया है। ठीक है, तो ये पूर्व वाली क्रिया में इस तरीके के उदाहरण आते जिसे आप देखते ही अगर ये उदाहरण आपको ध्यान है एक एक हर चीज के साथ, तो आप तुरंत इसे टिक कर देंगे। बस ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आता है संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया मैंने बहुत सारी बताई थी और सिर्फ नाम से ही आपको पढ़ के और टिक कर देना है। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर एक नया अर्थ देती हैं, उसे संयुक्त या यौगिक क्रिया कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक धातुओं के योग से, संयुक्त क्रिया का मतलब होता है ये दो धातुओं के योग से मिलकर बनती हैं और संयुक्त क्रियाएं 11 होती है। अब देखो, एक तो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, इनके नाम याद रखना, निश्चय बोधक, शक्ति बोधक, अभ्यास बोधक, इच्छा बोधक, प्रेरणा बोधक, आज्ञा बोधक, इस प्रकार से आपको इनके नाम याद रखने हैं। जैसे निश्चय बोधक, ऐसी क्रिया जहाँ कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध हो उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे लड़का दौड़ते दौड़ते गिर गया, होना ही निश्चय बोधक है। यहाँ पर दो क्रिया हैं, मतलब गिर गया। अब ये देखो, अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये तो नाम से नहीं क्लियर हो रहा, लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे लड़का दौड़ते दौड़ते गिर गया, वह रोते रोते सो गया, वह खाते खाते मृत्यु को प्राप्त हो गया, वह पढ़ते पढ़ते सो गया, काम हो गया मतलब हो गया, निश्चित रूप से वह गिर गया और यह सो गया। पास्ट में जैसे आ रहा है ना, ये भूतकाल में अंदर आ रहा है। ठीक है, तो आप समझे कि नहीं, निश्चित रूप से काम हो गया कि लड़का दौड़ते दौड़ते गिर ही गया, वह गिर गया, और यहाँ पर वह सो गया, मतलब काम निश्चित रूप से हो गया। तो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, और संयुक्त है रोते रोते, दौड़ते दौड़ते, गिर गया, तो ये संयुक्त है जो दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब सेंटेंस आए तो वहां पर आपको ध्यान रखना है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होगी जब निश्चित रूप से काम हो गया होगा। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, ऐसी क्रिया जहाँ काम को करने की शक्ति हो, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे धातु के बाद सकना, इन्हें आप रटो मत। अब मैं अब किताब पढ़ सकता हूँ, तुम अब दौड़ सकते हो, मतलब दौड़ने की शक्ति है, शक्ति और यहाँ मिलेगा सकना, कि मैं अब दौड़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं अब खा सकता हूँ, मैं अब पढ़ा सकता हूँ, तो मतलब उसके अंदर शक्ति है तभी तो पढ़ाएगा, शक्ति है जभी तो वो खा पाएगा, जभी तो वो दौड़ पाएगा। तो ऐसे सेंटेंस में होते हैं शक्ति बोधक। आगे देखते हैं समाप्ति बोधक। समाप्ति मतलब ऐसी क्रिया जहाँ कार्य समाप्त होने का बोध हो, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें चुका शब्द लगेगा आपको, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब कार्य तो यहाँ भी पूरा हो चुका है, कार्य मैं खाना खा चुका हूँ, ये समाप्ति बोधक है। और एक और है थोड़ा सा, अभी मैंने आपको बताया था, ये निश्चय बोधक है कि रोते रोते गिर गया। अब आप ये सोचोगे ये भी गिर गया, यहाँ पर भी कार्य पूरा हो चुका, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार के सेंटेंस आए तो आपको निश्चय बोधक बताना है, और अगर चुका है, चुकी है आए तो ये समाप्ति बोधक संयुक्त है। ध्यान से याद रखना है। विजय अपने बच्चे को सुला चुका है, समाप्त हो चुका है उसका कार्य मतलब खाना खाने का कार्य हो रहा था और वो समाप्त हो चुका है। यहाँ बच्चे को सुला रहा था और वो सुला चुका है। ठीक है, तो ये समाप्ति बोधक है। इसके बाद आता है अगला नित्यता बोधक, मतलब नित्यता जो सार्वभौमिक सत्य हैं, ऐसे वाक्य, ऐसी क्रिया जिस कार्य के होने की नित्यता, मतलब वो कार्य प्रतिदिन वैसा ही होता है, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसा कार्य जो पहले भी होता रहा है और आगे भी इसी प्रकार से होता रहेगा। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, आज भी निकलता है, पहले भी निकलता था पूर्व से और आगे भी निकलेगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हिमालय उत्तर में है, आज भी उत्तर में है, कल भी उत्तर में रहेगा। सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये लिख रखा है यहाँ पर। तो अगर ऐसे सेंटेंस दे जो सार्वभौमिक सत्य हैं तो नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होगी। इसके बाद आता है आवश्यकता बोधक, मुझे एक ऐसी क्रिया जिसमें किसी कार्य की आवश्यकता का बोध हो, जैसे कि किसी चीज़ की, ऐसे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे आपको आवश्यकता है, मुझे कपड़े प्रेस करने के लिए प्रेस
चाहिए तो आपको प्रेस करने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रेस की आवश्यकता है। मुझे पढ़ने के लिए बुक चाहिए तो आपको किसकी आवश्यकता है? पढ़ाई के लिए बुक की आवश्यकता है। तो अगर ऐसे सेंटेंस हो तो आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मुझे हिंदी प्रवक्ता बनना चाहिए, कि मुझे आवश्यकता है कि मुझे हिंदी प्रवक्ता बनना चाहिए। मुझे पानी पीना चाहिए, मुझे एक घड़ी चाहिए। ठीक है, मुझे एक घड़ी चाहिए। तो ऐसे वाक्य में क्या होगा? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होगी। इच्छा बोधक, जैसे अब इसमें तो सकना कि मुझे चाहिए, आवश्यकता वालों में तो क्या मिलेगा? चाहिए। और इच्छा बोधक तो उसमें है कि मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। मैं शिमला घूमना चाहता हूँ, चाहता है तो ये इच्छा है। ऐसी क्रिया जहाँ किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दिखाई जाए, किसी वस्तु, चाहता शब्द इसमें मिलेगा। जैसे मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, मैं एस्टेट क्वालिफाई करना चाहता हूँ, मैं एस्टेट परीक्षा पास करना चाहता हूँ, तो ये आपकी इच्छा बोधक है। आगे आता है आरंभ बोधक। ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य का आरंभ होना दिखाया जाए तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे दीपा अब स्कूल जाने लगी है, मतलब उसने स्कूल जाना आरंभ कर दिया है। अजय ऑफिस में काम करने लगा है, तो ये है आरंभ बोधक। मैं अब यूट्यूब पर पढ़ाने लगी हूँ, तो ठीक है, ऐसे वाक्य आरंभ बोधक होते हैं। आगे आता है अवकाश बोधक। ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य को करने की आज्ञा या छूट दी जाए। अब अवकाश का मतलब आप छुट्टी ना समझ लेना, यहाँ पर किसी कार्य की या तो आज्ञा भी दे सकते हैं या फिर छूट भी दी जा सकती है, उसे अवकाश बोधक या अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया भी कहते हैं। नकारात्मक भी इसका वाक्य हो सकता है। जैसे सुरेश को घर जाने दो, सुरेश को घर जाने दो आज्ञा दे रहा है या उसे छूट दे रहा है। तुम आज ट्यूशन जा सकते हो, तो ये वाक्य भी अवकाश बोधक है। विशाल को जाने दो, उसे बोलने मत दो, उसे खेलने दो, उसे बोलने दो, उसे नहाने दो, उसे यहाँ से जाने दो। तो इस प्रकार के वाक्य हों जहाँ पर किसी को आज्ञा दी गई हो या किसी को छूट दी गई हो, ऐसे वाक्य हों तो वहाँ पर अवकाश बोधक होता है। अगला है परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़े। देखो, परतंत्र कोई रहना चाहता है नहीं, तो वो मजबूरी में ही रहेगा। तो ध्यान रखना, अब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो वो हमारी मजबूरी थी, परतंत्र थे। परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे आज खाना बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। उसे मत बोलने दो, उसे मत बोलने, उसे मत बोलने, उसे बोलने मत दो, उसे बोलने मत दो। तो ये मजबूरी सा, उसे मत बोलने मत, क्या लिख रखा है? जाने मत दो, जाने मत दो मतलब ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, उसे रोको मत जाने दो। या मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे यूट्यूब पर पढ़ाना पड़ता है। इस प्रकार के पढ़ना शब्द जहाँ पर भी आए तो ये परतंत्रता मतलब पढ़ना, तो ये मजबूरी वाला शब्द है। ठीक है, आगे है एकार्थ बोधक संयुक्त क्रिया। ये ऐसी क्रिया जहाँ दो क्रिया मिलकर एक ही अर्थ प्रदान करे तथा दो समान ध्वनि वाली क्रिया एक साथ आई हो। एकार्थ बोधक या पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया, जैसे सविता बात बात पर रोने धोने लगती है। जैसे रोना धोना, चलना फिरना, खाना पीना, आना जाना, ऐसे जो शब्द हों तो वहाँ एकार्थ बोधक मतलब क्रिया तो दो हैं लेकिन दोनों एक ही अर्थ को दे रही हैं, तो वहाँ एकार्थ बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे दौड़ना फिरना, पढ़ना लिखना, चलना फिरना, खाना पीना, ठीक है, उठना बैठना है क्रिया, एक ही काम एक ही हो रहा है लेकिन ये दो अलग अलग हैं। तो यहाँ एकार्थ बोधक मतलब एक ही अर्थ का बोध कराती हैं, क्रिया दो हैं, संयुक्त हैं लेकिन एक का ही बोध करवा रही है, तो एकार्थ बोधक। आगे आता है अभ्यास बोधक और ये अंतिम है, संयुक्त क्रिया का अंतिम भाग है। मैंने बताई थी संयुक्त क्रिया 11 होती हैं और ऐसी क्रिया जो क्रिया में अभ्यास का बोध कराए उसे अभ्यास बोधक कहते हैं। जैसे वह अब काम करने लगा है, नवल पढ़ा करता है, वह यदि वह याद किया करता है। ठीक है, क्रिया के साथ करता या करती या करते आने पर ऐसे शब्द जहाँ पर लगे तो आपको लगेगा कि अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये है एक और क्रिया है
कि जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर हमने अन्य क्रियाओं में एक पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी थी, ध्यान से सुनना। एक पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी थी जिसमें राम नहाकर सो गया, ये एक उदाहरण बताया था। पूर्वकालिक के बाद हमने अन्य क्रियाओं में संयुक्त क्रिया पढ़ी। संयुक्त क्रिया मैंने अभी आपको 11 बताई। और फिर तीसरी क्रिया आती है सहायक क्रिया, और फिर चौथी आती है कालवाचक। तो काल के अंतर्गत तो हम काल यानी कि ये काल पढ़ेंगे, ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब एक सहायक क्रिया और देखो, सहायक क्रिया मैंने बताया था अंत में होती है, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ जाना मुख्य क्रिया है और हूँ क्या है, सहायक क्रिया है। थे, वे हंस रहे थे, यहाँ पर रहे थे, तो रहे थे ये क्या है, सहायक क्रिया है, और हंसना क्या है, मुख्य क्रिया है। तो आप समझ गए हो, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये इसमें सहायक क्रिया होते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं ये कहती हूँ, अगर एस्टेट में आप हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को सही करना चाहते हैं तो जो भी आप परिभाषा पढ़ रहे हो जिस किसी भी, उसका एक उदाहरण अपने माइंड में जरूर रखें, ताकि आप पेपर में ऑप्शन देखते ही तुरंत टिक कर सके कि हाँ इसका ये आंसर है। बस मैंने यही ट्रिक अपनाई थी, और 15 में से मेरे, जब मैंने 2022 में एस्टेट दिया था तो 13 प्रश्न सही थे 15 में से, ठीक है। और अब आप हिंदी के वैसे तो लगा सकते, उसमें तो सारे ही लगभग सही थे जो 60 में हिंदी व्याकरण के आए थे, ठीक है। अगर आप भी इसी प्रकार से लेना चाहते हैं तो आप ऐसे ही पढ़ें, एक एक सेंटेंस जरूर ध्यान में रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।